नमस्कार दोस्तों। आज हम 1857 की क्रांति के बारे में विस्तार से जानकारी करेंगे और उसके कारण के बारे में समझेंगे कि उसका राजनीतिक कारण क्या था, प्रशासनिक कारण क्या था, सामाजिक धार्मिक कारण क्या था, उसका जो सैनिक कारण था वह क्या था, उसका आर्थिक कारण क्या था। इस सब के कारण के बारे में समझेंगे और उसका तात्कालिक कारण क्या था वह भी जानेंगे। और उस समय जो उसका विस्तार हुआ वह कैसे हुआ, उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ और उसका स्वरूप क्या था, वह किस हद तक सफल हुआ, इन सब के बारे में विस्तार से समझेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वह भी इसके बारे में विस्तार से समझ सकें। तो दोस्तों, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य को समझ लेते हैं, जिसमें जब 1857 की क्रांति शुरू हुई उस समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उनका नाम पामरस्टन था और उस समय भारत में मुग़ल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय थे और भारत के गवर्नर जनरल जो थे वह लॉर्ड कैनिंग थे और इस विद्रोह का प्रतीक कमल और रोटी था। दोस्तों, आइए हम इसके कारण की तरफ बढ़ते हैं और इसके कारण को समझते हैं कि उस समय इसका कारण क्या क्या था। तो सबसे पहले अगर हम राजनीतिक कारण की बात करें तो राजनीतिक कारण में दोस्तों एक है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति, जिसे हम व्यपगत का सिद्धांत भी कहते हैं, और एक है लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि प्रणाली। तो जो लॉर्ड डलहौजी था वह जिन राजाओं के पास उत्तराधिकारी कोई नहीं था उन राजाओं को दत्तक पुत्र लेने के अधिकार से वंचित कर दिया और वह उन राज्यों का विलय वह अंग्रेजी राज्य में कर लिया, जिससे कि भारतीय राजाओं में असंतोष पनपा और इसमें सतारा, बघाट, उदयपुर, संभलपुर, जैतपुर आदि राज्यों का राज्य हड़प नीति के तहत उन्हें अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। और जो लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि प्रणाली थी उसमें राजाओं के साथ विभिन्न राज्य के राजाओं जैसे हैदराबाद के निजाम, सिंधिया, भोसले, अवध आदि राजाओं के साथ सहायक संधि प्रणाली करके उनके राज्यों में एक ब्रिटिश सेना रखी गई जिसका खर्च उस राज्य के राजाओं को उठाना पड़ता था, जिससे धीरे धीरे अंग्रेजों का उस राज्य पर अधिकार बढ़ने लगा। और यह इस बात से जो भारतीय राजा थे वह परिचित हो गए और जिससे उनमें एक असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। तो दोस्तों, यह है 1857 के विद्रोह का राजनीतिक कारण था। अगर हम इसके प्रशासनिक कारण की बात करें तो जो अंग्रेज लोग थे वह प्रशासनिक सेवाओं के लिए भारतीयों को अयोग्य मानते थे और उनका यह मानना था कि जो भारतीय हैं वह अंग्रेज़ों का मुकाबला नहीं कर सकते और वह प्रशासनिक सेवाओं के लिए नहीं बने हैं। और जो उनका न्याय प्रणाली था उसमें जो भारतीय जज थे वह अंग्रेज़ों के मुकदमों की सुनवाई नहीं कर सकते थे। जो उनकी न्याय प्रणाली थी वह पक्षपातपूर्ण थी, तो इससे भी एक असंतोष भारतीयों में पैदा हुआ। अगर हम इसके सामाजिक और धार्मिक कारण की बात करें तो जो उनका समाज था वह भारतीयों को अछूत मानते थे और भारतीय धर्म को नीचा दिखाना चाहते थे। और सबसे पहले वह एक धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम ला करके 1850 ईस्वी में वह जो ईसाई धर्म को ग्रहण करेगा उन्हें पैतृक अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, यह अधिनियम लाए और इसको लागू किए। और 1813 के
चार्टर एक्ट में उन्होंने ईसाई मिशनरियों को, जो विभिन्न धर्म के लोग थे, उन्हें धर्मांतरण करने के लिए ईसाई मिशनरियों से प्रचार करवाया और विभिन्न बेरोजगार विधवाओं और जो अनाथ लोग थे उनका धर्मांतरण भी करवाया गया। और दोस्तों, जो नर बलि प्रथा थी, सती प्रथा थी, विधवा विवाह था आदि पर रोक लगाने के कारण भी लोगों में असंतोष विभिन्न प्रकार से पनपा। और अगर हम इसके आर्थिक कारण की बात करें तो आर्थिक कारण में उस समय अंग्रेज लोग अस्थाई बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त के रूप में विभिन्न प्रकार से किसानों से कर वसूलते थे। और ये जो उस समय था, उस समय जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति अपने चरम स्तर पर पहुंच गई थी। चरम स्तर पर पहुंचने के कारण जो वहाँ का जो माल था वह भारतीय बाज़ारों में रेलवे के विकास के कारण दूर दूर स्थानों तक पहुंच सकता था, जिससे भारतीय लोगों का हस्तशिल्प उद्योग और लघु उद्योग पतन के कगार पर पहुंच गया और वह बंद होने लगा, जिससे वह लोग जो इस उद्योग में शामिल थे वह लोग भी कृषि के तरफ बढ़े। और कृषि के तरफ बढ़ने के कारण वह देखे वहाँ पर इतना ज़्यादा कर था जिससे वह कर देने में भी विफल रहे और इसके कारण उनमें एक असंतोष पैदा हुआ। और दोस्तों, उस समय जो अंग्रेज लोग थे वह कृषि के वाणिज्यीकरण पर फोकस कर रहे थे। कृषि के वाणिज्यीकरण पर, उसमें बाजारू की कृषि को उत्पन्न करने पर ज़्यादा बल दे रहे थे, जैसे नील की खेती हो गई, कपास की खेती हो गई आदि प्रकार से वह इन फसलों पर बढ़ावा दे रहे थे, जिससे वहाँ पर अकाल पड़ने लगा और बहुत लोग भूखमरी के शिकार हो गए। तो दोस्तों, यह भी एक असंतोष का कारण था। अगर हम बात करें सैनिक कारण की, तो उस समय जो भारतीय सैनिक और अंग्रेज सैनिक का अनुपात था वह 5:1 था। मतलब एक अंग्रेज सैनिक पर 5 भारतीय सैनिक थे। और जो भारतीय लोग थे, अंग्रेज उन्हें उच्च पदों पर नहीं पहुंचाना चाहते थे, मतलब वह उन्हें उच्च पदों के लिए अयोग्य मानते थे। तो इससे भी एक भारतीयों में असंतोष फैला और जो भारतीय सैनिक थे वह अधिकतम सूबेदार के पद तक ही पहुंच सकते थे। दोस्तों, उस समय लॉर्ड कैनिंग ने एक अधिनियम लाया जिसके तहत भारतीयों को समुद्र पार कर सेवा के लिए भी भेजा जाता था। और भारतीय लोग जो थे वह समुद्र पार करना अपने खिलाफ समझते थे, अपने धर्म के विरुद्ध मानते थे। तो यह भी एक असंतोष का कारण बना। और उस समय लॉर्ड कैनिंग के समय में एक डाकघर अधिनियम लाया गया जिसके तहत भारतीय सैनिकों को भी उस जो चिट्ठी थी उस पर स्टाम्प लगाना पड़ता था और इससे भी उनके अधिकारों का हनन हुआ, जिससे भी एक असंतोष फैला। और अगर हम इसके तात्कालिक कारण की बात करें तो तात्कालिक कारण में जो 1856 ईस्वी के दिसंबर में जो राइफल, पुरानी लोहे की बंदूक थी ब्राउन बेस, उसको हटा करके नई राइफल, न्यू इनफील्ड राइफल को भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया। और यह बात फैल गई कि जो नई राइफल है उसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है, जिससे मुस्लिम और हिंदू दोनों के धर्मों को चोट पहुंची और दोनों धर्म के लोग इसके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिए। और दोस्तों, बाद में यह बात साबित भी हुई कि जो बोली शस्त्रागार था उसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जा रहा था। तो अगर हम इसके विस्तार की बात करें, इसे यह प्रारंभ कहाँ से होता है, तो दोस्तों सबसे पहले यह दमदम बहरामपुर से शुरू हुआ, लेकिन 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर के 34वीं रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने अपने अंग्रेज अधिकारी जो उनसे सीनियर अधिकारी थे, उसमें थे जनरल बग और ह्यूसन, इन दोनों लोगों पर गोली चला दिया जिसमें बग मारा गया। और इसके बाद मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई।
लेकिन दोस्तों एनसीईआरटी के अनुसार अगर हम देखें तो उसमें यह कहा गया कि जो मंगल पांडे हैं उन्हें 29 मार्च को ही फांसी दे दी गई थी। तो यह यहाँ से विद्रोह की शुरुआत होती है। इसके बाद 10 मई 1857 को विद्रोह मेरठ के छावनी से शुरुआत होता है और वहाँ पर लोग अंग्रेज़ों के जो राइफल है इसका विरोध करके विद्रोह वहाँ पर अंग्रेज़ों से मोर्चा लेकर के दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं और दिल्ली में जा कर के वह वहाँ के मुग़ल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेतृत्व सौंपते हैं। और बहादुर शाह द्वितीय को नेतृत्व सौंपने के कारण बहादुर शाह जो थे वह थोड़ा बूढ़े हो चुके थे, जिसके बाद इसलिए वास्तविक नेतृत्व जो था वह बहादुर शाह के सेनानायक बख्त खां के पास था। लेकिन दोस्तों यह अंग्रेज़ जो थे वह जल्दी ही दिल्ली में विद्रोह को दबाने में सफल हुए। अब हम समझेंगे कि यह जो विद्रोह था वह कहाँ कहाँ कब कब और कैसे कैसे किन किन लोगों ने कहाँ कहाँ पर इसका नेतृत्व किया, इसके बारे में समझेंगे। तो आइए दोस्तों समझते हैं फिर। दोस्तों उस समय मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र जो थे उन्हें अंग्रेज अधिकारी हडसन ने उनके 2 पुत्रों और पौत्रों को यह कहकर कि उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाएगी उनकी गोली मार करके हत्या कर दी। और जो बहादुर शाह थे उनकी गिरफ्तारी हुमायूं के मकबरे से होती है और उन्हें गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया जाता है, जिसकी सूचना जीनत महल द्वारा दी जाती है। और बहादुर शाह की रंगून में 1862 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। अब हम जानते हैं कि इसका विद्रोह की शुरुआत लखनऊ में किसके द्वारा की गई। तो लखनऊ में बेगम हजरत महल द्वारा अपने अल्पायु पुत्र बिरजिस कादिर को सत्ता दिलाने के लिए लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत की जाती है। लेकिन दोस्तों कैंपबेल द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया। और अगर हम बात करें कि कानपुर में नाना साहब द्वारा विद्रोह किया गया था। नाना साहब जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। और नाना साहब का जो एक और नाम था उन्हें धोंधू पंत के नाम से जाना जाता है। यह भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। और नाना साहब के साथ एक आत्माराम पांडुरंग थे नाना साहब के साथ एक रामचंद्र पांडुरंग थे जिनका वास्तविक नाम तात्या टोपे था। इन्होंने भी अंग्रेज़ों को बहुत परेशान किया। और दोस्तों इसके बाद झांसी में रानी लक्ष्मीबाई द्वारा विद्रोह की शुरुआत की गई, जिसका दमन जनरल हिरोज द्वारा कर दिया गया। इसी प्रकार बरेली में खान बहादुर खान द्वारा, मथुरा में देवी सिंह द्वारा, मेरठ में कदम सिंह द्वारा, महाराष्ट्र में रंगोजी द्वारा और आरा में जो वहाँ के जमींदार अपनी ज़मींदारी के लिए बाबू कुंवर सिंह थे उन्होंने विद्रोह की शुरुआत की। और उनकी मृत्यु के बाद अमर सिंह ने विद्रोह किया। और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला द्वारा विद्रोह की शुरुआत की गई। और जो इलाहाबाद है वहाँ पर लियाकत अली द्वारा विद्रोह की शुरुआत की गई। तो दोस्तों हर जगह पर अलग अलग अधिकारियों द्वारा, कहीं कैंपबेल द्वारा तो कहीं हडसन द्वारा, कहीं जॉन निकोलसन द्वारा, कहीं हेनरी लॉरेंस द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया, उसका दमन कर दिया गया। तो दोस्तों कुछ लोग इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, कुछ लोग इसे सिपाही विद्रोह कहते हैं। तो सभी लोग अलग अलग नाम से इसको पुकारते हैं। तो हम समझेंगे कि कौन इसे क्या कहता है, इसकी सफलता कहाँ तक सफल हुआ, इसकी असफलता का परिणाम क्या था, इस सब के बारे में डिटेल से समझेंगे। दोस्तों अगर हम इसके असफलता की बात करें तो इसमें जो शिक्षित वर्ग था और कुलीन वर्ग था वह इस विद्रोह से तटस्थ रहा, वह इस विद्रोह में शामिल नहीं हुआ। और इस विद्रोह का सांगठनिक आधार मजबूत नहीं था। सर जॉन लॉरेंस कहते हैं कि यदि विद्रोहियों में एक भी वास्तविक नेतृत्व करता होता तो हम उसी समय सदा के लिए हार गए होते। दोस्तों दरअसल सभी लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे।
जैसे नाना साहब अपने पेंशन के लिए लड़ रहे थे, बेगम हजरत महल अपने अल्पायु पुत्र बिरजिस कादिर को सत्ता दिलाने के लिए लड़ रही थी, कुंवर सिंह अपने जमींदारी के लिए लड़ रहे थे। तो लगभग सभी लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। और कहा भी गया है कि गोस्वामी तुलसीदास रामायण में कहते हैं, रामचरितमानस में, कि स्वार्थ लागी करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति। तो सभी लोग अपने स्वार्थ के लिए ही लड़ रहे थे। अब अगर हम इसके महत्व की बात करें तो इसके महत्व को भी नकारा नहीं जा सकता है। अंग्रेज़ों को भी अपने ज़्यादा दिन तक सत्ता में ना रहने का भी आभास होने लगा। और दोस्तों, इस विद्रोह से भारतीयों में एकता और राष्ट्रभक्ति के तत्व पैदा हुए, उनके अंदर एक चेतना का विकास हुआ। और अगर हम इसके परिणाम की बात करें तो इसका परिणाम यह हुआ कि 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के बाद भारत से कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और जो शासन था वह सीधे क्राउन के हाथ में दे दिया गया। और 1858 के अधिनियम के तहत जो गवर्नर जनरल था उसे वायसराय कहा जाने लगा। इस प्रकार जो उस समय कैनिंग जो था गवर्नर जनरल, वह भारत का प्रथम वायसराय बना। दोस्तों, इसके बाद जो अंग्रेज थे वह अपने सैनिकों को विभिन्न दृष्टि से सुदृढ़ करने लगे भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए। और वह लोग इसमें जो ईसाई थे और गोरखा रेजिमेंट के सैनिक थे उनकी ज़्यादा से ज़्यादा नियुक्ति करने लगे। और दोस्तों, इसके स्वरूप की बात करें तो इसको किसने क्या कहा है, तो T.R. होम्स ने इसे बर्बरता का सभ्यता के विरुद्ध संघर्ष कहा था। और जो वहाँ के ब्रिटेन के विपक्ष के नेता थे डिज़रायली, उसने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा, तो ना कि सैनिक विद्रोह। उन्होंने कहा कि यह सैनिक विद्रोह नहीं है, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। तो उन्होंने इसलिए इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा क्योंकि उन्होंने विपक्ष के नेता थे, उन्होंने कहा कि यह पूरी भारत की जनता द्वारा विद्रोह किया गया है, केवल एक सैनिक इस विद्रोह में शामिल नहीं थे, इसमें भारत की पूरी जनता शामिल थी। और LR रीज के द्वारा यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा गया। दोस्तों, वीडी सावरकर ने इसे कहा, वीडी सावरकर इसके बारे में कहते हैं, यह ना तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ना ही यह सिपाही विद्रोह था। यह भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। दोस्तों, आज हम लोगों ने इसके बारे में समझा। इसके बारे में 1857 एक यशयन सेन के द्वारा किताब भी लिखी गई है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी मिल कर के उनसे लाइक करवाएं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।